नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। महज 4 दिन बचा हुआ है सीटेट का एग्जाम होना। 31 जनवरी दो हूं और पेपर 1 में इवनिंग में करवा रहा हूं। 26 जनवरी को मैं क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि मैं बाहर चला गया था, और प्लस 27 को भी नहीं ले पाया, आने में रिटर्न में लेट हो गया। तो मैं 28 को ले रहा हूँ क्लासेस। 2 दिन छूट गए, उसके लिए सभी से सॉरी मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2 बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाह रहा था, बट मुझे बोलना पड़ेगा। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग। मैं तो आपको वीडियो से एक चाहता वीडियो बनाने का, बट वो बना नहीं पाया। मैं तो ऐसे ग्रुप में डाल ही दिया था, विश तो सभी को किया ही मैंने। बट एक बात बोलना है मुझे। ये जो दिल्ली में हुआ 26 जनवरी को, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं सोचा था। इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रोहतक के हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान का भी कुछ बंदे हैं मेरे कांटेक्ट में। बट यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो भी हुआ, मैं तो उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करने वाला, या फिर ना मैं मुझे उतना राइट भी है मैं कुछ अभी बोलूं, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का बात हो चुका है। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। फ़र्क इतना जरूर बोलूँगा मैं, मतलब फिर भी मैं इतना जरूर बोलूँगा, ये जो पुलिस लोगों के साथ जो किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। बस इतना मैं जरूर बोलूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या बोलोगे, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर दिल्ली का, और प्लस दिल्ली का क्यों, मतलब इंडिया का नाक कटाना, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यही एक सजेशन दूंगा यार, आप लोग जागरूक हो, आप लोग युवा हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर चलो, ज़िंदगी में सब मिलकर हो, है ना। तो बस बुरा लगा, बस इसी का चाह थोड़ा सा बोलूं, इन्फॉर्म करूं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने या फिर कुछ बड़े मुद्दों के लिए यदि कोई लोग हिंसक होते हैं तो उनको कंट्रोल करने का कोशिश करिएगा, है ना। चलिए खैर, वो जो भी हुआ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो निंदा करूंगा ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वही चीज़ बोलना था मुझे। खैर, अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। अब जो हो गया उस पर कार्रवाई भी तो जस्ट न्यूज़ वगैरह देख ही रहा था, मेरे पास बहुत सारे फुटेज आए, वीडियोज़ आए। सोचा था बोलूँ, फिर सोचा नहीं, मुझे बोलना सही नहीं है, ये नेशनल लेवल का बात है। तो खैर देखते हैं जो सरकार क्या करती है, वहाँ की दिल्ली पुलिस क्या करती है, बात की बात है। बट बस ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो पेपर लेके आया हूँ, ये पेपर 2 है, सीटेट प्रीवियस ईयर का। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और पेपर जो ये है, दिसंबर 2018 का पेपर लेके आया हूँ। 16 का एक पेपर बच गया है, मैंने सोचा 18 का लेके पहले आऊँगा, क्योंकि 4 दिन बचा हुआ, और करंट में क्या सिचुएशन चल रहा है क्वेश्चन पैटर्न के, उससे रूबरू किया जा सके। फिर 19 का मैं तुरंत बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्यूरेट एंड इजी लर्निंग। अब ये कौन सा बुकलेट नंबर है, ये मुझे मिला नहीं। मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड किया तो यहाँ पर वो मिला नहीं मुझे, तो आई थिंक मैंने पता किया तो ये बुकलेट नंबर एम है, शायद एम, ठीक है। दिसंबर 2018 पेपर 2 का एम है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। मैं देख लेता हूं वायर ठीक है, लाइट ठीक है, और मेरे पेन भी ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो एक चीज़ बोल देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे देता हूं, ठीक है। आप वहां पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, समय को बर्बाद ना करते हुए। 2 मिनट बढ़ गए हैं टाइम, कोई बात नहीं। मुझे बोलना लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए लोगों को, जागरूक होना है यार। कितना बर्बाद करोगे यार। एक्चुअली सवाल पूछ लिया जाए कि आपके देश में ऐसा ऐसा, तो क्या जवाब देगा, है ना। तो बुरा लगता है यार, आप ही के घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, पड़ोस वाले पूछें कैसा लगता है ना। तो यही चीज़ हुआ ना, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। होता रहता है ऐसा, बट फिर भी, है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर कह रहा है सीटेट का प्रीवियस ईयर दिसंबर 2018 सोशल स्टडी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। जब 2 भाग जमीन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमसे सवाल पूछा गया। तो ये जो जोड़ने वाला जो स्पेस है, ये जो स्थान है, इसे हम लोग क्या कहेंगे। जल संधि कहेंगे, द्वीप कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, या जल संधि कहेंगे। सॉरी 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 सॉरी, स्थल संधि कहेंगे, द्वीप कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, या जल संधि कहेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा सीधा सीधा स्थल संधि। जब क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है 2 स्थल संधियों को
मिलाने की बात की जा रही है। क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। अब कौन सा कंटिनेंट हमारा जो वर्ल्ड लेवल पर ग्लोब में सबसे छोटा है, ये हमसे पूछा गया है। पहला है ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप और चौथा करता है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बताइए क्या होगा 32 का। देखिए यदि अरेंज करना है तो सीधा सीधा हम अरेंज करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग किसको रखते हैं, एशिया को, फिर अफ्रीका को, फिर यूरोप को। ये तीन हमेशा याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, 59% पॉपुलेशन हमारे एशिया में ही है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है? सबसे अब इसके बाद क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में जो हमारा आता है, ठीक है, सबसे लास्ट में हमारा आता है अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, सबसे छोटा है। और याद रखिएगा बहुत ये याद रखिएगा, बहुत कोई लगा के चले जाते हैं, इसको मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा था इस पर भी। ठीक है, तो सबसे छोटा कंटिनेंट जो हमारे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है ओशियाना नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए कहीं पूछ ना ले। फिर एक नया बनाने को मांग किया जा रहा है, ऐसे करंट अफेयर बेस पर नहीं आता क्वेश्चन सीटेट में, लेकिन फिर भी एक याद रखिएगा, ओशियाना में ही जी लैंडिया करके एक स्पेस है, न्यूजीलैंड के टच में ही है, उसे अलग करके एक 8वां कॉन्टिनेंट बनाने की बात चल रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन में 33 क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर में सोशल साइंस में क्या कौन से विषय शामिल है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। दूसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। तीसरा कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। और फोर्थ कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ कुछ कंटेंट में एक्सप्लेन करता जाता हूं और उसे नोट करते जाइएगा और वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। देखिएगा 20 में आपके कितने सही, हम लोग 20-20 का क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान होगा ना, ऐसे ही इसे कैंसिल हम लोग कर देंगे। ठीक है, ऊपर चलेंगे। यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का कहीं बात ही नहीं किया गया है, तो इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे। दो ऑप्शन हमारे पास बचता है। तो तीसरा में क्या है, इतिहास में अर्थशास्त्र को शामिल किया ही नहीं गया है, जबकि इकोनॉमिक्स एक हमारा एक क्या होता है, एक पोर्शन आता है सब्जेक्ट में सोशल साइंस का, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऑप्शन हमारा 2 बच रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, 34 यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर संरचनात्मक प्रशिक्षण, दूसरा कह रहा है अनुकरण, तीसरा कह रहा है निपुणात्मक अधिगम और फोर्थ कह रहा है व्याख्यानात्मक शिक्षण। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक्सपोजिटरी टीचिंग। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा, देखिए अनुकरण मत मारिएगा, गलती मत करिएगा, यहाँ पर पंगा मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भाई व्याख्या वाली बात इंडक्टिव मेथड में हम लोग करते नहीं है। इंडक्टिव में क्या करते हैं हम लोग, एक तो बेसिक से चलना शुरू करते हैं, एकदम लो नीचे से उठाना शुरू करते हैं बच्चे को, और जाके एक बड़े स्तर पर हम लोग उसको छोड़ते हैं ताकि बच्चे एक्सप्लोर कर सके अपने ज्ञान को। अब शुरुआत में ही इंडक्टिव मेथड में ही हम उसे मतलब व्याख्या का विधि से या शिक्षण में लेकर आ जाएंगे, क्या बच्चे सीख पाएंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन में 35 क्या कह रहा है। 35 हमसे पूछता है यहाँ पर, दिए गए दो कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन है, सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, पहला कह रहा है कथन, यहाँ कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। सही बात है और देना भी चाहिए। क्लियर है? दूसरा बोल रहा है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। नहीं, ये बात कहना गलत है, क्यों, कहीं ना कहीं तो मदद करेगा ही ना। आप क्या सोच रहे हो, आपके पीयर असेसमेंट हो रहे हैं, आप ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं मिलकर के, है ना, कोई प्रोजेक्ट पर, तो क्या करेगा, एक उसका फ्रेंड कुछ बोलेगा, सामने वाला भी कुछ बोलेगा। अब ये क्या करेगा, इसके विचारधारा को थोड़ा सा सोचेगा, ये अपने भी विचारधारा को सोचेगा, वो दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है ना। आप टीचर के साथ भी मान लीजिए कोई क्लास एक्टिविटी कर रहे हैं, तो टीचर का पॉइंट करने पर एक हमें क्या करता है, बल देता है ना। तो नहीं, जो टर्म आ गया ये गलत कर दिया है। तो अब ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सा सही है, ए बी, बी ए, दोनों दोनों गलत, दोनों सही। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो एक सही है, दूसरा गलत है। तो जहां पर दूसरा, पहला सही होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर असत्य बोला, यही कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। अब ए और बी दोनों असत्य, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, ये भी गलत है, तो यहाँ पर ए सत्य है और बी असत्य है। हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर 4। आगे मैं बढ़ता हूँ। याद रखिएगा, वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एक काम करिएगा, अभी के अभी आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचाए जिसे ये खास जरूरत है। और उम्मीद लगा के मैं भी बैठता हूँ कि यार लोगों तक पहुंचे, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य मतलब आप खुद से कहीं ना कहीं अनुभव की बात यहां पर किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां का साक्ष्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला कह रहा है अनुसंधान के लिए संख्यात्मक, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। दूसरा कह रहा है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। तीसरा कह रहा है आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एक एकत्रित आंकड़े। दूसरा कह रहा है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अब आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जिनको पता होगा क्वेश्चन का वर्ड का टर्म पकड़ रहे होंगे वो आंसर दे दिए होंगे। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा क्लियर, अभी मैं बताता हूँ। यहां पर आप अनुभव कब करोगे? जब आपके सेंसेस क्या, तीखा है, नमकीन है, मीठा है, क्या सेंस आपका जवाब दे रहा है ना। आपको कौन मतलब उसका रिप्लाई दे रहा है? सेंस ही तो बता रहा है ना, ब्रेन को ऑर्डर दे रहा है, भाई ये ऐसा करना है ना, ऐसे करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से उसको अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है इंद्रियां वर्ड यूज किया हुआ, इसका मतलब आंसर 4 जाएगा। इंद्रियों के माध्यम से हम वास्तविकता को हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। 37 क्या कह रहा है? 37 कहता है भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। अब भौतिक विशेषताओं का मॉडल पूछा जाए, ठीक है, तो वर्ड पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन है पहला कह रहा है अर्थशास्त्र, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीति विज्ञान, चौथा इतिहास। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अरे भाई, लड्डू सा सवाल है, भूगोल आंसर होगा। इस पर क्या मैं एक्सप्लेन करूं, है ना। भौतिक वस्तुओं को समझने के लिए भूगोल अच्छा है ना। हम मतलब एक पहाड़ को ही मैं ले लूं, है, जल को ही ले लूं, पानी को ही ले लूं, तो एक तरीके से पदार्थ है ना, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं हूबहू। अब मैं बोलूंगा फलाना राजा ऐसा था, है ना, और फलाना ढेंकाना में चले जाओगे, भाई क्या सोचो, भौतिक नहीं ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ऑब्वियस वाली बात है, सेकंड होगा यार, ये भी लड्डू सा सवाल है। अब पूछोगे सेकंड कैसे? देखो, मान लो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन होता है? मौसम संबंधी संगठन है, वो संस्था है, वो मौसम के बारे में सूचना इकट्ठे करते हैं। अब वो वहां से जो मान लो टाइम्स ऑफ में या मैगजीन में या न्यूज पर दिखाएंगे, तो हम कहां से देख रहे हैं? हम उस न्यूज पेपर से देख रहे हैं, ना कि इनके द्वारा देख रहे हैं। क्लियर है? यदि हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रियल रिपोर्ट यदि पढ़ें तो मेरा प्राथमिक होता, लेकिन हम न्यूज अखबारों समाचार पत्रों से यदि सवाल दिया है तो ये हमारा द्वितीय जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 कहता है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखेंगे? ये भी लड्डू सा सवाल है। ऑप्शन कह रहा है विशेष, दूसरा कह रहा है समावेशी, तीसरा आधुनिक, और फोर्थ कह रहा है अन्य या एक्सक्लूसिव। जल्दी से बताइए क्या होगा? देखिए, एक्सक्लूसिव तो सबसे पहले मैं एलिमिनेट करूंगा यार, उसे बाहर नहीं ना कर दोगे, है ना, मिलके हमें काम करना है ना, है ना, बात समझ गए। विशेष ये भी चलो मैं भी छोड़ता हूँ, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे बाबा, इसका सीधा सीधा आंसर होगा समावेशी शिक्षा, है ना। समावेशी शिक्षा क्या बताती है हमें? ये बताता है मिल के काम करना है, मिल के स्टडी करना है। किसी को थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो फिर भी हम लोग इकट्ठे पढ़ेंगे, है ना। हाँ, एकदम जब विशेष लगे तो हम उनसे विशेष विद्यालय भेजेंगे। जैसे जैसे कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, जो उनको खास प्रॉब्लम होता है, खास उसको दिक्कतें होती है किसी चीज़ को बोलने में। आपको पता होगा कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, वो सोशलिज्म या सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते तुरंत, है ना। उनका एक अलग माइंडसेट होता है, उनका एक बाय बर्थ उनका प्रॉब्लम होता है ना। तब हम उन लोगों को अलग सेपरेट में हम उनका इलाज करवाते हैं या एक विशेष विद्यालय भेज सकते हैं। लेकिन 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 नॉर्मल लाइफ में यदि हम देखें तो सब मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर स्टडी करेंगे, मिलकर सीखेंगे, मिलकर खुशी से रहेंगे, है ना। तो समावेशी शिक्षा हमें मोटिवेट करता है। क्लियर है? आगे मैं बढ़ूँ। चलिए, कहता है यहाँ पर निम्नलिखित
भी कहते हैं बहुत कोई। क्या कहता है, कह रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। मतलब रेट उनका अलग है, स्टेजेज आपका ठीक है भाई, सेम स्टेज बढ़ेगा, जैसे पियाजे जी का 4 स्टेज दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या रेट, कोई जल्दी सीखेगा, कोई थोड़ा धीरे सीखेगा, कोई और उससे धीरे सीखेगा, तो उसका एक दर होता है सीखने का, समझ गया। इसलिए शिक्षक को, आगे लिखा हुआ है, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों के आयोजन बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। अब ये बात किसने कहा है, ठीक है, पर्शल ने कहा है, दूसरा है J.H. बेल ने कहा है, तीसरा है पियाजे जी ने कहा है, फोर्थ कह रहा है C.L. ऑगडेन। जल्दी से बताइए क्या होगा, C.L. ऑगडेन, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा प्याजे। रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब बताया जा रहा है बच्चों का व्यक्तिगत और प्लस क्या करें एक्टिविटी का, गतिविधि वर्ड का, तो लिटिल साइंटिस्ट बोले हैं ना, वो करके सीखते हैं ना, जॉन डेवी भी बोले हैं कि करके सीखते हैं बच्चे। क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। सहकारी टर्म को यहाँ पर ध्यान नोटिस करेंगे हम लोग, सहकारी, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, हमको बढ़ावा देना है इसके लिए, ठीक है। तो शिक्षक एज ए आप टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे उस पोजीशन पर जा करके। कह रहा है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। दूसरा कह रहा है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। तीसरा कह रहा है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। फोर्थ कह रहा है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब पूछो कैसे, देखिए यहाँ पर सहकारी बोला, सहकारी मतलब क्या, मिलजुल करके। अब बताओ चर्चा बहस करेंगे क्लास में, एक्टिविटी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन, देखो परियोजना यहाँ ठीक है लेकिन बेटर ऑप्शन यहाँ पर 4 जा रहा है। बात समझ में आ गया। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हम दे देंगे भाई, ग्रुप ग्रुप में बांट करके। बेटर होगा कि हम क्लास में बैठ करके एक क्वेश्चन पुटअप करें, है ना। अब वहाँ से सवाल करें तो हर बच्चे इस पर अपनी राय दे सकते हैं क्लास में, कौन से बच्चे का क्या विचारधारा है, नजरिया क्या, हर बच्चे यहाँ पर पॉइंट रख सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है, 4 है। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। 42 कहता है एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं जटिल सोच कहते हैं, बुद्धिमान सोच कहते हैं, अमूर्त सोच कहते हैं, आलोचनात्मक सोच कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं। अ सेल्फ गाइडेड सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग विच अटेम्प्ट्स टू मैं हिंदी पढ़ना था, मुझे हिंदी पढ़ना था। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है। आत्मनिर्देशित, खुद उसको निर्देश कर रहे हो कोई भी वर्क करने पर, ठीक है। आत्म अनुशासित, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो खुद को क्या कर रहे हो, एक पाथ दे रहे हो खुद को कि मुझे ऐसे चलना है, मुझे अगला स्टेप ऐसे करना है, फिर ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है, इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो क्या करो खुद से, खुद का। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे जब तक आलोचनात्मक विवरण नहीं ना करेंगे तब तो उनको खुलकर आंसर नहीं मिलता, मतलब खुलकर आंसर में पूरा एकदम क्लियर उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस जब करते हैं ना बच्चे, तो लिमिटेशन, उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, उनकी कहाँ लाभ है, कहाँ पर हानि है, किस स्तर तक वो अच्छे, किस स्तर तक अच्छे नहीं है, कहाँ कहाँ उसके प्रयोग हैं, वो सब सामने आना शुरू होता है जब हम किसी भी चीज़ का क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। आपने ग्रेजुएशन करा होगा तो क्वेश्चन हमेशा आपको आते हैं फलाने चीज का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, है ना, क्यों बोला जाता है, ताकि आप उसको दोनों पहलू दिखा सकें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्या कहता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, याद से करिएगा, और इसे शेयर जरूर करिए जितने भी आपके फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, जो भी ग्रुप्स हैं। यार 1 सेकंड का काम है, सिर्फ शेयर कर दो, लाइक जरूर कर दो, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। जल्दी से बताइए। ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है पौधों और खनिज, तीसरा कह रहा है स्लेट, फोर्थ कह रहा है पशु अंगों के अवशेष। पशु अंगों के अवशेष सीधा हटाओ यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सीधा सीधा आंसर है ये प्राकृतिक कलर का प्रयोग किए थे, है ना। तो क्या है, और खनिजों का भी प्रयोग किए थे। प्राकृतिक कलर क्या, पौधे पेड़ है ना, हम लोग उसी से कलर लेते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा वो
हाँ, मधुबनी पेंटिंग दिमाग से उठ जाता है कभी कभी, है ना। मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा होगा। वो क्या करते हैं, चावल के पाउडर का यूज करते हैं। कलर कहाँ से मिलाते हैं, नेचुरल कलर मिलाते हैं, पेड़ पौधों से मिलाते हैं, उसका घोला बनाते हैं, फिर उससे पेंट करते हैं, है ना। तो नेचुरल प्रयोग वहाँ पर किया था। ये पुराना एक फोक आर्ट है मधुबनी पेंटिंग भी, है ना। आगे चलते हैं, पूछता है 44, पूछता है भारत, हाँ। देखिए यहाँ पूछ रहा है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर, ताड़ पत्रों पर। जल्दी से लड्डू सा सवाल, हलवा सवाल, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, ठीक है। ताड़ पत्र को क्या करते थे, सुखा दिया जाता था, ठीक है। फिर उसको बाइंड किया था, बाइंडिंग आप लोग करवाएंगे स्कूल टाइम में बुक्स वगैरह, उसी तरह वो लोग बाइंड करके रखे जाते थे। क्लियर है। आगे चलते हैं, 45 कहता है यहाँ पर, पूछता है यहाँ पर, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है। ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 45, 45 दिसंबर 2018 सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2 सोशल स्टडी क्वेश्चन नंबर 45, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूरा पाषाण का। आगे मैं बढ़ता हूँ, लड्डू सा सवाल था ये भी। कहता है 46 में दिए गए कथनों का ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से दो कथन है। पहला कह रहा है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा कह रहा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा आंसर। मैं गोली नहीं मारने वाला हूँ, ना आप खुद को गोली मारोगे, है ना। मारना नहीं, बहुत गलत बात है ये, बहुत 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 गुनाह है ये सब शब्द भी यूज नहीं करना चाहिए लोगों को, है ना। चलिए मैं मजाक में बोल देता हूँ कभी कभी, दिल पर मत लीजिएगा। देखिए ये दोनों वाक्य सही हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के जो बोलन दर्रे हैं उसी के पास पाया गया एक उपजाऊ मैदान था जहाँ पर खेती की जाती थी। अब पूछो कब भाई, हड़प्पा सभ्यता में, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाएंगे, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा। दोनों वाक्य कथन सत्य हैं। आगे बढ़ता हूँ, 47 क्या कह रहा है। 47 कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जो जिनको पता होगा ना वो सबसे पहले एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। पंजाब, जम्मू कश्मीर इधर से कैंसिल मैं कर देता हूँ। चलो हरियाणा कैंसिल कर दिया, क्या बचा, गुजरात। इसका आंसर हो गुजरात। जब मतलब आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, जब रेलवे लाइन बिछ रहा था उसमें तो कितने सारे ईंटें उठा उठा के तो लगा दिए थे। बाद में जब और पता चला और जब खुदाई होने लगा तो दिमाग सबका खुला, तब पता चला ये बहुत या इस मतलब भारत का, इस धरती का सबसे पुराना सिविलाइजेशन, शहर बस्ती जो बोलेंगे, शहर जो था, गांव जो था, वो यही था, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा से ही विकास हुआ, खोज हुआ, वहीं से फैला हुआ सब, इसलिए नाम दे दिया गया इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, हिंदी इंग्लिश दोनों सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, कुछ भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ तो, है ना, समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या में यदि मिले थे हड़प्पा नगर, वो गुजरात में मिले थे। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 48 क्या कहता है। सवाल 48 हमसे पूछता है, कह रहा है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई। पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा। जल्दी से बताइए क्या होगा। ब्राह्मी लिपि है यार, भाषा नहीं। चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा 2 नंबर संस्कृत। अब बहुत कोई गड़बड़ करते हैं, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, ऋग्वेद का, ये सब पूछता है सवाल, है ना। आपसे पूछ लेगा फलाना जो मुगल पीरियड के जो पुस्तक है किस भाषा में, अरबी या फारसी। कभी कभी संस्कृत ऑप्शन दे देगा तो संस्कृत मत नहीं मारना है। तो ये सब चीज़ ख्याल हमें रखना है, कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूँ, संस्कृत है, ठीक है। पाली भाषा किनका है, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग। चलिए होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा है यहाँ पर 49 पूछता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। रेलवे और एसएससी का तो फेवरेट सवाल है ये सारे, है ना। मगध पीरियड, मुगला पीरियड, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड, ये सब हमेशा पूछते वाले सवाल है। तो चलिए
ऑप्शन में पहला कह रहा है प्रसन्नजीत, दूसरा कह रहा है बिंबिसार, तीसरा अजातशत्रु, फोर्थ कह रहा है महावीर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर भी सीधा सीधा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा, देखिएगा बीच में आपके कितने सही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने सही है आपके हुए, खुद का भी एनालिसिस कर लीजिएगा आप लोग। आंसर होगा बिंबिसार, ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं आपको बता ही देता हूँ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन्होंने राजधानी इस्टेब्लिश किया था कहाँ, राजगीर में, राजगीर जिसको हम लोग आज कहते हैं, ठीक है, ग्रीवज राजगीर। तो ये नोट कर लीजिए, पूछा हुआ सवाल है ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जो मगध महाजनपद के पहले शासक होगा वो होगा बिंबिसार। यहाँ से देखिए 3 सवाल बन रहे हैं। सबसे पहले 6ठी शताब्दी, एक सवाल ये बन गया आपका। दूसरा बोल रहा है 6ठी शताब्दी में मगध कहाँ राजधानी, राजगीर हो जाएगा, क्लियर है। तीसरा सवाल यहाँ पर है उसके पहले शासक कौन है, ये बिंबिसार हो गया, समझ में आ गया। अब पूछे 6ठी शताब्दी मगध, तो ये महाजनपद के अंतर्गत आते थे। बात समझ में आ रहा है ना, सब घुमा घुमा के सवाल करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। आज का आखिरी सवाल है, क्या कहता है, पूछता है यहाँ पर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। बौद्ध धर्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। आखिरी सवाल आज का, देखिए अहिंसा इसका आंसर होगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, उनको 3 रत्न बोला गया है, बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म, संघ। ये टेढ़ा मेढ़ा अरेंज करके देता है ऑप्शन में, वो क्योंकि कंफ्यूज हो गए। ऐसा सीरियल में यदि आप याद रखिएगा, सीरियल क्या यार, सीधा याद रखो, बुद्ध धम्म संघ, आसान लगता है बोलने में, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, तो बुद्धम शरणम, इसलिए मैंने बुद्धम संघ ऐसे करके मैंने भी याद किया था। क्लियर है, हो गया। अच्छा आज आखिरी सवाल था आज का, फिर मैं लेके आऊँगा कल आपके लिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जो करो। अब फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में देखिए आप हर एक क्वेश्चन छोड़ करके एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है, एक क्वेश्चन का डबल करने का कोशिश जरूर किया है। तो नोट करते जाएगा, वीडियो देखिएगा, शेयर जो करिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, कभी भी फ्यूचर में कभी भी छोटा सा भी इवेंट होता है या बड़ा सा इवेंट होता है ना, तो उसमें नकारात्मक जो एलिमेंट होते हैं ना सोसाइटी के, उसको बच के रहिएगा। उनको जहाँ मिले तो एक सूचना दीजिए आप अपने आसपास वालों को कि ये गलत स्टेप कर उठा सकता है, ये गलत कर सकता है। दिल्ली में सुनने में आया, वो मतलब तलवार चला रहे थे यार, आप सोच कर देखो, एक पुलिस वाले को वो दिल्ली के कोई ऑफिसर थे, कोई पूरा नाक पे मार दिया, उनका ब्लड का सैंपल दिखाया था, पूरा ब्लड बह रहा था ज़मीन पर, है ना। तो यार ये क्या है, अब बोले तो वो ड्रिंक करके आए हुए थे, वो क्या है, मैं तो देखने नहीं गया था, जैसा न्यूज़ पर आ रहा वैसा ही मैं बता रहा हूँ। पुलिस वाले बोले वो पिए हुए थे, तलवार चला रहे थे, वुमेन कांस्टेबल को किसी ने मार दिया है। तो यार नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना, गलत है ये चीज़। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए, 4 दिन बचा हुआ है, दम लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।